हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिक्र भी करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि जब मैंने कहा, चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में हम लोग को बहुत सारी चीजें पढ़नी है। जैसा कि पहला जो टॉपिक रहेगा हम लोग का, वो रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सेकंड हम लोग का रहेगा कि कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, या जेनेटिक मटेरियल को बताने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए और एक्सपेरिमेंट किए ये प्रूव करने के लिए कि आखिर जेनेटिक मटेरियल है क्या, या जेनेटिक मटेरियल के तौर पर डीएनए होता है या नहीं होता है। तो हम लोग ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स इसमें पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट डन बाय वेरियस साइंटिस्ट। इसमें हम लोग सेकेंड केस रहेगा टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। फोर्थ रहता है हम लोग का प्रोटीन सिंथेसिस। हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। लास्ट हम लोग का जो रहेगा वो टॉपिक 3 रहेगी, वो रहेगी लैकोपेरॉन, HGP दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। HGP that is human genome project, and last one is DNA fingerprinting. तो जैसा कि हमने ये लिस्ट हमने बना दिया है कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। एक कंक्लूजन है। आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने नहीं लिखा है तो उसको लिख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आखिर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को पढ़ना है तो क्या ये टॉपिक क्या बता रहा है? जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल के पास एबिलिटी क्या होनी चाहिए, या हम कब कहेंगे कि वो जेनेटिक मटेरियल है। तो जरूरी ये है कि जेनेटिक मटेरियल हो तो वो उसके पास रेप्लिकेशन करने की कैपेबिलिटी हो। दरअसल जब हम कह रहे हैं रेप्लिकेशन, इसका मतलब है कि जब सेल्स डिवाइड करती हैं तो वो कैरेक्टर्स भी होते हैं जो डिवाइड करती हैं और एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाती हैं। इस दौरान सेल्स डिवाइड करती हैं पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो रेप्लिकेट करता है, ठीक है, अपनी कॉपी बनाता है। इस दौरान हम लोग का पहला जो टॉपिक हो जाएगी, इसका सब हेडिंग हो जाएगा रेप्लिकेशन। सेकेंड वन इज स्टेबल म्यूटेशन, एंड म्यूटेशन शुड बी इनहेरिटेबल। जैसे कि हम जानते हैं कि म्यूटेशन एक ऐसे टर्म्स होते हैं जिसमें सडन अल्टर्ड चेंज होती है जीन में, और उस जीन की चेंज की वजह से डिफरेंट कैरेक्टर्स आ सकते हैं और वो लीड कर सकते हैं इवोल्यूशन को। यानी कि अगर जीन में चेंजेस आती हैं तो वो इवोल्यूशन को लीड करेंगी, और वो कैरेक्टरिस्टिक जो है बैड भी हो सकता है और गुड भी हो सकता है। इस दौरान हम लोग को म्यूटेशन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमेशा स्टेबल होना चाहिए। क्या चाहिए? स्टेबल म्यूटेशन। And mutation should be inheritable, and mutation should be inheritable. And last one is information को translate करने की, should be able to translate the information by transcription. Should be able to translate the information
बाई ट्रांसक्रिप्शन। आगे हम लोग वीडियोस में जब जिक्र करेंगे तो वो होगा ट्रांसक्रिप्शन के टर्म्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ ब्रीफ में बता देना चाहते हैं कि एक ट्रांसक्रिप्शन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जेनेटिक मटेरियल्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है जो कैरी करता है उसे पेरेंट ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाने का एक जरिया होता है। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें सेंट्रल डोग्मा को हमको पढ़ना है। तो हमने कहा कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल के पास, जो किस प्रोसेस से गुजरता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन। अब तो ये रहा हम लोग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब समझते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होती हैं। तो अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स का मतलब क्या? न्यूक्लिक एसिड्स दो तरीके की होती हैं। जो पहला होता है वो होता है डीएनए। सबसे पहले डीएनए के बारे में समझते हैं। हम लोग ब्रीफ में समझेंगे डीएनए के मॉडल्स, उनके एक्सपेरिमेंट्स, किस साइंटिस्ट ने दिया था, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल्स में आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ब्रीफ में समझ लेते हैं कि आखिर डीएनए कहाँ पर अकरेंस होती है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का हम लोग जैसे फुल फॉर्म जानते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी का मतलब होता है एक ऑक्सीजन का रिमूवल, यानी वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऑफ वन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होती है, रिमूव कर जाती है। एक नेसेंट ऑक्सीजन है, अदर वन इज, आखिर इसकी अकरेंस क्या हो जाती है, हेडिंग हो जाए हम लोग की अकरेंस। अकरेंस यानी कहाँ पाया जाएगा। तो अब देखेंगे कि डीएनए जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स में देखा जाए या ऑर्गेनिज्म में देखा जाए, मैंने डाल दिया यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में उनके न्यूक्लियस में पाया जाता है। याद रखेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में के न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि प्लास्टिड हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसमें उनके खुद की यानी इंडिविजुअल फॉर्म में डीएनए पाई जाती है। तो हो जाएगा हम लोग का कि न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनिज्म या सेल ऑर्गेनेल जैसे प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम लोग कहेंगे प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक में कहां पाया जाता है, तो हम लोग लिखेंगे प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियर बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स नहीं पाई जाती, यानी न्यूक्लियस ही नहीं पाई जाती। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां पाई जाएगी, इसलिए प्रोकैरियोटिक में डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि आखिर नेक्स्ट जो हम लोग का न्यूक्लिक एसिड था वो आरएनए, वो क्या होता है। जैसा कि हम फुल फॉर्म जानते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। एंड इसका वर्क क्या हो जाएगा, हम लोग सभी जानते हैं कि इसका वर्क होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि न्यूक्लिक एसिड्स कौन होते हैं, उनकी अकरेंस क्या होती है। पर आखिर न्यूक्लिक एसिड्स का टर्म्स जो वर्ड है वो किसने दिया था और कब इसको पता किया गया, किन किन साइंटिस्टों ने पार्टिसिपेट किया या कैसे फाइंड हुआ, इस चीज के बारे में जानते हैं। लिख लिया है तो लिख लीजिए या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में जो प्राइमरी जो इंफॉर्मेशन थी, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फ्रेडरिक मिसेल्स, 1869 में आए और उन्होंने सबसे पहली बार न्यूक्लिक वर्ड्स का इस्तेमाल किया। यानी पूरी तरह से न्यूक्लिक एसिड नहीं बोला पर उन्होंने न्यूक्लिक शब्द का इस्तेमाल किया। तो इट इज पहले सबसे पहले न्यूक्लिक को किसने बताया, उन्होंने बताया फ्रेडरिक मिसेल ने। तो लिखेंगे इट इज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिसेल्स। फ्रेडरिक मिसेल किस सन में आए,
1869 में, 1869, और उन्होंने सबसे पहली बार टर्म्स को इस्तेमाल किया जो टर्म था न्यूक्लिक, एंड यूज्ड, लिखेंगे, ही यूज्ड द टर्म न्यूक्लिक। Other one is scientist will came and give the information about nucleic acid। वो साइंटिस्ट कौन से थे? दरअसल 1839 में ऑल्टमैन नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने डीएनए को एक एसिडिक सब्सटेंस के रूप में समझा और फिर न्यूक्लिक से जोड़ दिया न्यूक्लिक एसिड्स। यानी एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ऑल्टमैन। ऑल्टमैन किस सन में आए? 1889 में आए। उन्होंने देखा कि एक डीएनए जो होता है वो एसिडिक सब्सटेंस होता है। उन्होंने क्या फाइंड किया कि डीएनए इज एसिडिक सब्सटेंस। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस एसिडिक सब्सटेंस के बेस पर उन्होंने टर्म दे दिया न्यूक्लिक एसिड्स। ही यूज्ड द टर्म न्यूक्लिक एसिड। यानी न्यूक्लिक और एसिड दोनों कंबाइंड फॉर्म में दो साइंटिस्टों का एक इंपॉर्टेंट रोल है जिन्होंने टर्म दिया न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स का मतलब न्यूक्लियस में पाए जाने वाली एसिडिक सब्सटेंस के बेस पर इसका नाम पड़ा है। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को कवर किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड न्यूक्लिक एसिड से टर्म्स से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स समझे। आने वाले वीडियोस में हम बताएंगे कि न्यूक्लिक एसिड्स किन किन चीज़ों से कंबाइंड होकर बनती है और उनके स्ट्रक्चर्स, उनके बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।